नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत की वोटर लिस्ट सुधारने के नाम पर एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा है जिसकी जानकारी जनता को आधी अधूरी दी गई है। क्या एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत कर रही है या फिर मतदाता अधिकारों को कमजोर करने की दिशा में एक इनविजिबल या अदृश्य कदम कहा जाए? क्या ये महज एक सुधार है या इसका राजनीतिक इस्तेमाल आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, जब एक एक वोट लोकतंत्र की आत्मा है तो क्या एसआईआर उसी आत्मा को झटका दे रही है? दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर बेहद अहम सुनवाई हुई। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य सीधे शीर्ष अदालत पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया का बचाव कर रहा है और कह रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जनता में जानबूझकर डर पैदा कर रही है, यानी कि लोगों को भरमाने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जा रही है। ये चुनाव आयोग का आरोप है, लेकिन सच्चाई क्या है? कौन सही है, कौन गलत है? क्या वास्तव में लोगों में डर है या फिर ये डर किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है? आज का पूरा विश्लेषण, पूरी तस्वीर, पूरे सवाल, सब कुछ आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि बीच बीच में हम आपसे कुछ जरूरी सवाल भी पूछेंगे। आपकी राय इस मुद्दे पर बेहद अहम है, क्योंकि आपकी राय से इस मुद्दे को दिशा भी मिलेगी। दोस्तों, सुनवाई की शुरुआत केरल की याचिका पर हुई। केरल का कहना था कि राज्य में लोकल बॉडी चुनाव चल रहे हैं, अभी एसआईआर रोक दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने दोनों आयोगों, केंद्र और राज्य से जवाब मांगा और कहा कि अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। यानी स्थिति अभी निर्णायक नहीं है, लेकिन संवेदनशील जरूर है। अब यहां सवाल उठता है, क्या एक ऐसी प्रक्रिया जो पूरे देश की मतदाता सूची को प्रभावित करती है, उसे इतनी जल्दबाजी में आगे बढ़ाया जा सकता है? और ये सवाल लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। क्या राज्य की आपत्तियों पर चुनाव आयोग ने पर्याप्त संवाद किया है? हम कहेंगे कि शायद बिल्कुल नहीं। ये विपक्षी पार्टियों का आरोप है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब राज्यों का कहना है कि प्रक्रिया जल्दबाजी में है, तो इलेक्शन कमीशन क्या सच में राज्यों को भरोसे में लेने में नाकाम रहा है? अब आते हैं चुनाव आयोग के दावे पर। दोस्तों, आयोग ने कहा कि 99% वोटरों तक फॉर्म पहुंच चुके हैं, आधा काम डिजिटल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है और राजनीतिक पार्टियां सिर्फ डर फैला रही है। पर दोस्तों सोचिए, अगर सब इतना स्मूथ है तो फिर पश्चिम बंगाल में 10 लाख से ज्यादा फॉर्म अमान्य कैसे हो गए? ये वोटर अचानक कहां गायब हो गए? डुप्लीकेट कैसे बने? कौन सी गड़बड़ी थी? क्या ये बीएलओ की कमी है या परीक्षण की दिक्कत है या फिर सिस्टम की खामी? आप बताइए, क्या 10 लाख फॉर्म का अमान्य निकलना सिर्फ संयोग है? कमेंट में लिखिए, आपको क्या लगता है दोस्तों। अब बात करते हैं बंगाल की याचिका पर। सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा। उसी दिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी होगी, यानी पूरा राज्य एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। इसी बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई। उन्होंने चुनाव आयोग पर दोस्तों सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, ईसी अब, यानी कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, यह बीजेपी कमीशन बन गया है।
ये बेहद गंभीर आरोप है दोस्तों। अब यहाँ एक जरूरी बिंदु भी है। हम सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग देश की सबसे भरोसेमंद संस्थाओं में से एक है, और अगर एक बड़ी राज्य सरकार खुले मंच से उस पर सवाल उठाती है तो चुनाव आयोग को जवाब देने में आखिर दिक्कत क्या है? क्यों जवाब नहीं दे रहा है? क्या इसी विपक्ष के आरोपों को सिर्फ राजनीतिक बयान कहकर टाल सकता है, या फिर उसे पारदर्शिता के लिए लोगों के सामने डेटा, प्रक्रिया, काम की गति और शिकायतों का हिसाब भी देना चाहिए? दोस्तों, आप बताइए, क्या ऐसा सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए? अब चलते हैं दक्षिण की ओर, तमिलनाडु। यहाँ वाईको, डीएमके, सीपीआईएम, टीवीके और कई नेता एसआईआर के खिलाफ खड़े हैं। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। दूसरी तरफ अन्ना द्रमुक एसआईआर के समर्थन में है। एक राज्य में एक ही प्रक्रिया पर इतनी विपरीत राय, यह दिखाता है कि एसआईआर कोई साधारण प्रशासनिक काम नहीं है दोस्तों, यह एक राजनीतिक हथियार भी बन चुका है। और जब किसी प्रक्रिया में इतना टकराव हो जाए तो क्या इसी को अपने तरीके में बदलाव नहीं लाना चाहिए और भरोसा दिलाने वाला नहीं होना चाहिए? तमिलनाडु पर सुनवाई 4 दिसंबर को होगी और उस दिन भी काफी कुछ सामने आने की उम्मीद है। और अब बात करते हैं सबसे दर्दनाक पहलू की, बीएलओ की मौत। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि बीएलओ पर इतना दबाव है कि कई बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। बंगाल की ओर से कहा गया कि 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है। सवाल यह है, क्या देश की वोटर लिस्ट इतनी जटिल हो चुकी है कि इसे अपडेट करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की जान पर बनाई है? क्या इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने पर्याप्त ट्रेनिंग, पर्याप्त स्टाफ, पर्याप्त सुरक्षा और पर्याप्त सहयोग दिया है? ये सवाल बेहद गंभीर है और इसी का जवाब भी जरूरी है। इलेक्शन कमीशन को इस पे जवाब देना ही होगा। और अब ग्राउंड की सच्चाई की भी बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में लोग एसआईआर फॉर्म भरने के लिए लाइन में लगाए रहे हैं या लग रहे हैं। डर है कि यदि वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ बंद हो जाएगा। गांव वालों के लिए मुद्दा वोट नहीं, जीवन यापन है। लक्ष्मी भंडार, सबूज साथी, बंगला आवास, कृषक बंधु, इन योजनाओं में आवेदन के लिए वोटर कार्ड जरूरी होता है। अब आप ही बताइए, क्या वोटर लिस्ट को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना सही है? क्या इससे मतदाताओं पर दबाव नहीं बनता है? क्या इससे गरीबों का डर नहीं बढ़ता है? दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। क्या ये मॉडल देश भर में लागू होना चाहिए या इससे सामाजिक तनाव बढ़ेगा? अब कुल मिलाकर एसआईआर प्रक्रिया क्या कहती है? 4 नवंबर से 7 फरवरी तक 12 राज्यों में बीएलओ घर घर जाकर नाम जोड़ रहे हैं, गलतियां सुधार रहे हैं, डुप्लीकेट हटा रहे हैं। ईसी कहता है यह एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन 3 राज्य कह रहे हैं यह प्रक्रिया जल्दबाजी में, बिना किसी तैयारी के और लोगों को बिना जानकारी के की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, क्या चुनाव आयोग ने राज्यों के साथ संवाद ठीक से किया है? क्या आयोग ने जनता को भरोसे में लिया है, या फिर यह एक ऐसा अभियान है जिसे चुनाव से पहले तेजी से पूरा करवाने का दबाव है? आप खुद बताइए दोस्तों, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।